उस घूस्ट के मसले को हल करने के लिए जिनशी सबके सामने माओ माओ को ऑर्डर करता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। माओ माओ के दिल में ये ख्याल आता है कि भूत वाले मामले को हल करने के बावजूद वो उसके बारे में ज्यादा किसी को भी कुछ नहीं बता सकती। उसके पास अब एक ऐसा सीक्रेट था जो शायद उसे कब्र तक साथ ले जाना पड़े। वो सोचने लगती है कि क्या वाकई उस ऑक्स बेजोर के बदले उसे ये सीक्रेट रखना फायदा देगा या नहीं। इधर डायमंड पेविलियन में उन्हें लीशु के बाथरूम के बदलने वाले कमरे तक ले जाया गया। वहाँ उन सबको लीशु की एक खास मेड वेलकम करती है। असल में लीशु ने उस जगह की विंडो से एक अजीब सा इंसानी साया देखा था, लेकिन एक और मेड ने फौरन उस बात को टाल दिया और कहा कि लीशु तो बस सबकी अटेंशन हासिल करने के लिए कहानियां बना रही है। उस औरत के एटीट्यूड से ही ऐसा लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। माओ माओ को फौरन रियलाइज हो जाता है कि ये तो वही मेड है जो इस बात पे जलती है कि उसकी जगह एक दूसरी पॉइजन चखने वाली लड़की को दे दी गई। माओ माओ की नजर उस मेड की अजीब सी हेयर पिन पे भी जाती है, मगर जिनशी अपनी चालाकी से इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। वो बातों ही बातों में सभी मेड्स को सेटिस्फाई कर देता है और उन सब के लिए जूस लाने को कहता है। सबके चले जाने के बाद लीशु खुल के बात करती है। वो बताती है कि ये सभी कुछ उस रात हुआ जब वो बाथरूम में थी। वो आमतौर पे सभी मेड्स के बाद नहाती थी क्योंकि उसे ठंडे पानी से नहाना पसंद था, मगर मेड्स ज्यादा गर्म पानी में नहाती थीं और वैसे भी उसे लगता था कि वो सब उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए वो अक्सर अकेले ही नहाती थी। उस रात भी जब वो अकेली नहा रही थी और उसने पर्दे हटाए तो देखा कि कमरे के पर्दे खुद ब खुद हिलने लगे, हालांकि सब खिड़कियां बंद थीं। तब अचानक उसे किसी का फेस दिखाई देता है जो उस पे हंस रहा था और डांस भी कर रहा था। लीशु पक्के यकीन से कहती है कि वहाँ कोई दूसरा नहीं हो सकता था। उस वक्त वहाँ पर लीशु और उसके साथ एक मेड मौजूद थी, लेकिन जैसे ही वो पर्दे की तरफ बढ़ती है वहाँ पे अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। माओ माओ पूरे कमरे को गौर से देखती है। उसे लगता है कि ये जगह कुछ अजीब है। क्रिस्टल और जेड पेविलियन के बाथरूम्स अलग बिल्डिंग्स में बने थे जिनमें नहाने के बाद आराम करने के कमरे भी होते थे, लेकिन असल सवाल ये था कि यहाँ पे बाथरूम के साथ एक वेयर हाउस क्यों बनाया गया था। पूछने पे पता चलता है कि ये कमरा पहले वेयर हाउस नहीं था, ज्यादा मॉइस्चर और फंगस की वजह से इसे वेयर हाउस बना दिया गया। जेड पेविलियन की औरतें ऐसी बातों को संभालने में बहुत ही स्किलफुल थीं, लेकिन यहाँ की मेड्स इतनी चालाक नहीं थीं, इसलिए उन्होंने इस कमरे को बंद करके इसे वेयर हाउस में बदल दिया। अब फ्लोर पे फंगस की हालत देख के माओ माओ हैरान होती है कि ये बिल्डिंग तो नई ही बनी थी। उसे बताया गया था कि ये वही वक्त था जब लीशु को पिछले पैलेस में लाया गया था। फिर माओ माओ नहाने के उस टब को देखती है और उसे वहाँ एक छोटा सा सुराख दिखाई देता है जो पैलेस के पानी की नालियों से जुड़ा हुआ था। पता चलता है कि जिस दिन लीशु ने उस घूस्ट को देखा उस दिन उसने गलती से उस टब का ढक्कन भी खोल दिया था। अब सब कुछ पता चल जाता है, बंद खिड़कियां, हिलते पर्दे और खुला हुआ ढक्कन। असल में जब पानी नालियों में बहता है तो भाप ऊपर आती है और वेयर हाउस के नीचे से निकल के पर्दे हिलाती है। यही वजह थी कि पर्दे खुद ब खुद हिल रहे थे और उस कमरे में फंगस फैल रहा था। लेकिन एक सवाल बाकी था, वो सफेद चेहरा कहाँ से आया था। ये देख के वो पर्दे हटाती है और फिर रोशनी को उस मिरर पे आने देती है। तब अचानक उस मिरर से एक चेहरा दिखाई देता है। ये दरअसल एक मैजिकल मिरर था जो खास तरीके से बनाया गया था। उसका डिजाइन कुछ ऐसा था जिसकी वजह से जब उस पर रोशनी पड़ती थी तो वहाँ पर एक पिक्चर दिखाई देती थी। ये देख के लीशु तो काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उस मिरर में दिखाई देने वाली पिक्चर उसकी मॉम की थी। तब वहाँ पे वही मेड वापस आती है और बहुत ही रूडली बिहेव करते हुए उस मिरर को वहाँ से ले जाने लगती है। वो कहती है कि अब तो हमारे पास अब्रॉड से मिरर्स आएंगे, ये पुराना मिरर रखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन लीशु उससे वो वापस ले लेती है। जिनशी इस सिचुएशन को संभालता है। वो उस मेड के बालों से उस हेयर पिन को खींच लेता है और कहता है कि ये तो सिर्फ हाई ऑफिशियल्स के पास होती है, ये तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही वो मेड घबरा जाती है और माफी मांगने लगती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्लिनिक में माओ माओ और ग्वेन नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इधर जिनशी के ऑफिस में गाओशिन उसे समझा रहा था कि अब वक्त आ गया है कि जिनशी को माओ माओ को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, इससे पहले कि लुहान दरमियान में आ जाए। हकीकत ये थी कि माओ माओ का असली बाप ग्रैंड कमांडेंट था।
उसने अपने ही फादर और सुतेले भाई से जबरदस्ती ताकत छीन के लीडरशिप हासिल की थी। वो इतना स्ट्रांग था कि खुद किंग भी उसकी इज्जत करता था। इसके बावजूद कि वो एक ग्रैंड कमांडेंट था, वो किसी खास ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता था। जब चाहता जिस तरफ चाहता चला जाता। कई लोग उसे काबू करने की कोशिश करते थे ताकि वो कोई बड़ा प्रॉब्लम न क्रिएट करे, मगर सभी इसमें नाकाम हो गए थे। लुहान का एक ही रूल था कि उससे बिला वजह पंगा मत लिया जाए, लेकिन जिनशी जानता था कि माओ माओ को अपने ग्रुप में लाने के लिए उसे उसके फादर का सामना तो करना ही पड़ेगा। वो सोच रहा था कि उसे अपनी असल आइडेंटिटी का सच बता देना चाहिए, लेकिन उसे ये भी डर था कि माओ माओ इस पे कैसा रिएक्शन देगी। इसी दौरान वो दोनों नए यूनिक्स को देखने जाते हैं। उनमें से एक निहायत खूबसूरत था, वही जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। कहा जाता था कि उसे पास्ट में बहुत सारी पनिशमेंट्स दी गई थी, जिसके नतीजे में उसकी बॉडी का एक पार्ट सही से काम नहीं करता था। उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान भी थे, इसलिए वो किसी को भी अपनी बॉडी नहीं दिखाना चाहता था। इस सब के बावजूद वो बहुत फेमस था। वो काफी इंटेलिजेंट भी था और उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। मगर अब एक नया मसला क्रिएट हो जाता है। शाओलिन ने गलती से एक हाई ऑफिशियल की बीवी के लिए रखा गया आइस गिरा दिया था। माओ माओ फौरन आगे बढ़ के अपनी दोस्त के सामने खड़ी हो जाती है और उससे माफ करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ये काफी नहीं था क्योंकि आइस उस मौसम में बहुत कीमती था। कहा जाता था कि उसके बदले में आप एक इंसान खरीद सकते हैं, और बुरा वक्त ये था कि आइस कॉन्सोर्ट लुलान के लिए था, वही लुलान जिससे माओ माओ की कुछ ज्यादा बनती नहीं थी। माओ माओ अब इस सबके सोल्यूशन के बारे में सोचने लगती है। वो उस आइस को उठाती है और यूनिक से कहती है कि उसे थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि वो उससे कुछ ऐसा बना सके जो लुलान को पसंद आ जाए। वो 1 घंटे का टाइम लेती है। अब इधर शाओलिन बैठी रो रही थी। उसे हाल ही में एक कॉर्टिजन ने अपने बालों की हेयर स्टिक गिफ्ट की थी और वो खुशी खुशी उसे देखते जा रही थी। वो मसाज करने की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी। माओ माओ ने सुना था कि शाओलिन को उसके पेरेंट्स ने बेच दिया था, लेकिन फिर भी उसने कभी उसे इतना सैड नहीं देखा था। आज पहली बार वो इतना ज्यादा रो रही थी। लकीली जिनशी ने सारे इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए माओ माओ ने उसे एक किचन और कुछ इंग्रेडिएंट्स मांगे ताकि वो कुछ बना सके, लेकिन जिनशी को हमेशा ही बदले में कुछ चाहिए होता था। माओ माओ के पास देने को कुछ नहीं था और हकीकत में वो शाओलिन की मदद करने की भी बिल्कुल पाबंद नहीं थी, लेकिन दिल ही दिल में उसे लगता था कि अगर वो मदद नहीं करेगी तो रात को चैन से सो नहीं पाएगी। ये सुनकर जिनशी हैरान रह जाता है और फिर मुस्कुराने लगता है। वो अपनी कंडीशन बताता है कि आइंदा जब कभी कोई तुमसे बात करे तो उनकी पूरी बात सुनो। और अब माओ माओ को किचन और वो सभी इंग्रेडिएंट्स दे दिए गए थे जो उसे चाहिए थे। वो उन सबको एक स्पेसिफिक तरीके से मिला के एक बहुत ही मजेदार आइस ट्रीट तैयार करती है। थोड़ा सा वो शाओलिन को भी टेस्ट कराती है और वो तो वाकई में बहुत टेस्टी था। यहाँ तक कि यूनिक भी उसे खा के बहुत अच्छा फील करता है। अब वहाँ से यूनिक के जाने के बाद शी सुई आती है और वो भी उसे टेस्ट करती है। सभी मेड्स एक दूसरे के साथ बातें करने लगती हैं और माओ माओ ये देख के स्माइल करने लगती है। उन्हें इस तरह खुश देख के उसे भी खुशी महसूस होती है। कुछ दिन बाद माओ माओ लिंगली और गयोको के साथ अपने टाइम को स्पेंड करती है। गयोको कहती है कि लिंगली के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा उसे अभी फील हो रहा है। उसकी टमी में मौजूद बच्चा सिर्फ नीचे की तरफ ही टांगे मारता है। माओ माओ को शक होता है कि शायद ये बच्चा ब्रीच डिलीवरी करेगा, क्योंकि अगर बच्चा ऊपर की तरफ टांगे मारता है तो मतलब है कि उसका सर नीचे की तरफ है और इसी पोजीशन में डिलीवरी आसानी से होती है। लेकिन अगर पाँव पहले निकले तो ये बहुत ही रिस्की होता है। अब मजीद गौर करने पे माओ माओ को समझ आ जाती है कि अगर मामला खराब हुआ तो गयोको को सी सेक्शन करवाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक ऐसा डॉक्टर चाहिए था जो साथ साथ यूनिक भी हो। माओ माओ के जहन में फौरन एक नाम आता है, दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर। लेकिन उस डॉक्टर के वहां आने में बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि उसने किंग और कॉन्क्यूबाइन आहडो के बच्चे को भी पैदा करने में मदद दी थी, और ये कोई और नहीं बल्कि माओ माओ का फादर था जिसने उसे हर्ब्स और एपोथेकेरी सिखाए थे। लेकिन हमें पता चलता है कि 2 दिन बाद लूमेन यानी माओ माओ के फादर को पैलेस में आने की परमिशन दे दी जाती है। वो जेड पेविलियन में गयोको से मिलता है और बताता है कि वो वक्ती तौर पे रेयर पैलेस के क्लिनिक में ही काम करेगा। माओ माओ अपने फादर को एक बिल्ली के साथ खेलते हुए देखती है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसे पूरा यकीन था कि उसका फादर पूरे मुल्क का सबसे अच्छा डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो प्लेजर डिस्ट्रिक्ट में गरीब होने की वजह से जिंदगी गुजार रहा था। क्यों? क्योंकि उसके दिल में ग्रीड बिल्कुल भी नहीं था। अब उसे डॉक्टर्स ऑफिस में अपॉइंट कर दिया जाता है, सीधा जेड पेविलियन में नहीं, और ऐसा जिनशी की वजह से हुआ था।
लीहुआ भी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। माओ माओ को ये सोच के सुकून मिलता है कि अगर उसका बाप गयोको और लीहुआ दोनों का ख्याल रखे तो सब अच्छा हो जाएगा। इसी दौरान ग्वेन बताता है कि क्रिस्टल पेविलियन में एक नई आर्मी आ गई है। बहुत सी नई लेडीज इन वेटिंग थी। वो सभी मेड्स उस वक्त आई थी जब उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि शिन तो वहाँ पे अब मौजूद नहीं थी। सुना यह गया था कि उनमें से ज्यादातर नई मेड्स उम्र में भी बड़ी थी, इसलिए वहाँ का एनवायरनमेंट तो अब बहुत ही अच्छा होने वाला था। रियल पैलेस की ज्यादातर मेड्स उम्र में छोटी होती थी और वहाँ पे बड़ी उम्र की मेड्स बहुत कम देखने को मिलती थी। लेकिन रियल पैलेस का मकसद सिर्फ किंग को एंटरटेन करना ही था और ये काम सही तरीके से हो ही नहीं रहा था, इसीलिए सारे चेंज की जरूरत थी। अब लूमेन अपनी रिसर्च को कंप्लीट करता है और वो रियल पैलेस के सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को भी लिखता है। वो जानबूझ के आसान वर्ड्स यूज करता है ताकि सभी मेड्स भी उसे पढ़ सके। फिर वो माओ माओ को कहता है कि इस नोट को स्टूडेंट्स को दे दो और उन्हें कहो कि इसे बार बार लिखें। इस तरह इस नोट की बहुत सारी कॉपीज भी तैयार हो जाएंगी और स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। माओ माओ बस ये चाहती थी कि काश उसका फादर अपनी इस अकल को अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने में भी यूज करता। जब माओ माओ उस नोट को टीचर के पास लेके जाती है तो वो फौरन पहचान गई थी कि ये सभी कुछ तो लूमेन ने लिखा है। तो बताती है कि पास्ट में वो लोग उसी की हैंड राइटिंग की कॉपीज बनाकर तैयारी किया करते थे ताकि उनके एग्जाम्स अच्छे से हो सके। टीचर ये भी कहती है कि लूमेन इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि वो चाहता तो एक बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बीमार बच्चों पे तरस खा के डॉक्टर बनना चाहा। माओ माओ जब अपने टीचर को बताती है कि उसका फादर चाहता है कि इस नोट को बच्चों से लिखवाया जाए तो वो हंस पड़ता है और उसे फौरन समझ आ गया था कि लूमेन असल में क्या सोच रहा है। वो बताता है कि पास्ट में भी लूमेन ऐसे ही नोट्स लिखवाया करता था और वो उस वक्त भी उसकी हेल्प करता था। 20 साल पहले इस तरह के नोट्स रियर पैलेस में हर जगह चिपके होते थे। नोट्स पे लिखा होता था कि लीड वाला व्हाइटनिंग पाउडर बिल्कुल भी यूज ना करो, तेज परफ्यूम्स को भी ना यूज करो और रियर पैलेस के अंदर से बगैर परमिशन के प्लांट्स को भी मत तोड़ो। ये सुन के माओ माओ को घबराहट होने लगती है। वो अचानक वहाँ से दौड़ पड़ती है। उसे रियलाइज होता है कि उसके फादर तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन उसे ये भी डर था कि कोई बुरा इंसान उसके फादर को यूज कर सकता था। रियल पैलेस में ज्यादातर मेड्स और काम करने वालों को 2 साल बाद चेंज कर दिया जाता था। जब पिछला किंग मर गया तो वहाँ पे बहुत सारी चेंजिंग्स हुई। इसका मतलब था कि पिछली बार की मेड्स भी वहाँ पे अब मौजूद नहीं थी, सिवाय शेनलू के। माओ माओ उससे बात करने जाती है ताकि वो ये जान सके कि वहाँ पे बड़ी उम्र की औरतें पिछले 20 सालों से रियल पैलेस में क्यों रह रही हैं। पता चलता है कि शेनलू सिर्फ 10 साल की उम्र में यहाँ आई थी और उस वक्त दूसरी लड़कियां भी वहाँ पे पैलेस में आई थी। ये सभी कुछ पिछले किंग के टाइम पे हुआ था। वो सबसे कम उम्र लड़कियों को चूज करता और एक के बाद एक से उनकी मासूमियत छीन लेता। ये लड़कियां अपनी पूरी जिंदगी रियर पैलेस में गुजारने पे मजबूर हो जाती। एक बार अगर किंग ने किसी औरत को टच किया तो चाहे वो सिर्फ एक कोर्ट लेडी ही क्यों ना हो, वो रियर पैलेस से कभी बाहर नहीं जा सकती थी। माओ माओ को ये सुन के तो घबराहट होने लगती है। उसे समझ आ जाती है कि ये बड़ी उम्र की सभी मेड्स अब तक यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। रियर पैलेस ही वो जगह थी जहाँ पर ये सभी कुछ हो रहा था। वो मेड्स और वो कॉन्क्यूबाइंस जिन्हें किंग की मोहब्बत मिली थी, सब अपनी अपनी परेशानियों में फंस चुकी थी। माओ माओ को याद आता है कि पहले शेनलू उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थी जब क्रिस्टल पेविलियन की एक मेड बीमार हुई थी और उसने माओ माओ से कहा था कि वो उसका ख्याल रखे। माओ माओ ने रियलाइज किया कि शेनलू एक अच्छी औरत है, लेकिन शायद वो ही शेनलू को गलत समझ रही थी। लेडी लीहुआ के साथ जो कुछ भी होने वाला था, शायद इस सब के पीछे शेनलू का ही हाथ था। लेकिन इस सब के बावजूद माओ माओ अब तक ये नहीं जानती थी कि शेनलू वाकई इस सब में इन्वॉल्व है या नहीं। लेकिन वो ये जरूर समझ गई थी कि उसका इस इंसिडेंट से जरूर कोई न कोई लिंक तो है। लेकिन माओ माओ किसी भी एविडेंस के बगैर किसी को ब्लेम नहीं कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके शक की वजह से ऐसे क्लिनिक को बंद कर दिया जाए जहां बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है। उसके बस में जो था वो ये कि किसी तरह वो इस मैटर को सॉल्व करे। यहाँ से निकल के माओ माओ लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों को देखती है। वहाँ उसे एक बहुत ही अच्छी किताब मिलती है जिसमें इंसेक्ट्स के बारे में लिखा था। जब उसे पढ़ने लगती है तो उसमें उसे वो मोथ भी दिखाई देता है जो उस डांस इवेंट में यूज हुआ था। माओ माओ को हैरत होती है कि इतनी महंगी किताब किसी सर्वेंट गर्ल के पास कैसे हो सकती है। फिर उसे याद आता है कि शी सुई को भी तो इंसेक्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तब माओ माओ को रियलाइज होता है कि शी सुई पढ़ना लिखना भी जानती है, जो कि एक स्पेशल बात थी। तब उसे कमरे में एक अजीब सी औरत आते दिखाई देती है। वो एक यूनिक की तरह दिखती थी।
कद भी औरतों से ऊंचा था मगर मर्दों से छोटी ही थी। उसका फेस इतना खूबसूरत था कि सभी उसे देखने लगते हैं। उसका नाम सुईरी था। सुईरी माओ माओ से कहती है कि उसने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके ही शनलू के बारे में पता चला लिया। वो माओ माओ की तारीफ करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन माओ माओ ने उसे भी बचाया था। माओ माओ के दिल में बेचैनी होने लगती है। माओ माओ समझ गई थी कि सुईरी कुछ खराब करने वाली है। वो वहां से भागना चाहती थी लेकिन जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो सुईरी तो उसे जान से ही मार देगी। मगर माओ माओ नोटिस करती है कि सुईरी कांप रही थी। शायद ये रेजरेक्शन मेडिसिन की वजह से था। उसे याद आता है कि सुईरी ने पहले भी पॉइजन पीने का नाटक किया था और कुछ वक्त ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो मर गई थी।